हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित अरोरा और आज हम क्लास 9th की साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। तो जो ये चैप्टर है सेल, ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है सेल की हिस्ट्री से, यानी कि सेल को किसने डिस्कवर करा, कैसे डिस्कवर करा, कब डिस्कवर करा। सो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 बाय हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो जो उनका अपना सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था, उन्होंने उसमें किस चीज की स्टडी करी जिससे उन्हें सेल के बारे में पता चला, तो वो चीज थी कॉर्क। कॉर्क का क्या मतलब होता है? कॉर्क का बेसिकली मतलब होता है पेड़ की छाल। जो पेड़ की मेन ट्रंक होती है उस पर हल्की सी लेयर उतर रही होती है जिसको हम कॉर्क या हिंदी में छाल कहते हैं। तो जो पेड़ की छाल है उस पर रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट करा था, जहां पर उन्होंने सबसे पहली बार डिस्कवर करा था सेल को। जब उन्होंने कॉर्क को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें वो कॉर्क हनी कॉम्ब की तरह लगी। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छज्जे की तरह लगी, यानी कि जो सेल्स थे कॉर्क में वो एक हनी कॉम्ब की तरह अरेंज्ड थे। उससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि हम खुद एक स्लाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें कि हम सेल्स को स्टडी कर पाएं। इसके लिए हमें चाहिए एक बल्ब ऑफ ऑनियन जिससे कि हम पील ऑफ कर पाएं एक स्लाइस को। जो हमने पील ऑफ करा है उसको हमने रखना है एक चाइना डिश में या पेट्री डिश में, और ध्यान रखना है कि हम पहले ही उसमें थोड़ा सा पानी रखें जिससे कि जो हमने पील निकाली है ऑनियन से वो फोल्ड ना हो। उसके बाद हमने इस थिन पील को चाइना डिश से फोर्सेप की मदद से उठाना है और एक स्लाइड पर प्लेस करना है जिस पर हम स्टेनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेफ्रेनिन। फिर उसको कवर कर देंगे कवर स्लिप से। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने कवर करा है उसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो जो हमारी प्रिपेयर्ड स्लाइड है वो प्रॉपरली एंड क्लियरली विजिबल नहीं होगी। इसके बाद जब हम अपनी प्रिपेयर्ड स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कुछ सेल्स जो कि आपस में एक के बाद एक अरेंज्ड हैं, और जो सबसे ज़्यादा डार्कली स्टेन्ड पोर्शन होगा वो होगा सेल का न्यूक्लियस। इससे अगले पैराग्राफ यानी कि मोर टू नो में हमें बताया गया है डिफरेंट साइंटिस्ट्स के बारे में हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। उसके बाद ल्यूवेनहॉक हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर इन 1674। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन के बारे में जिन्होंने सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था 1831 में, और फिर पुरकिंजे जिन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली होता क्या है? एक सेल के अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, एक साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस। तो अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ मिलाकर बोलना चाहें तो उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद हमें सेल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया गया है जो कि स्क्लेडन और श्वान ने दी थी। और सेल थ्योरी में हमें ये बताया गया है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल and cell is the basic and fundamental unit of life। उसके बाद 1855 में वर्च्यो ने सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपांड किया था और बताया था कि all the cells arise from pre-existing cells। So basically these 3 points come under the cell theory, यानी कि all plants and animals are made of cells and all the cells arise from pre-existing cells, यानी कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने ही सेल्स से बनते हैं, पुराने ही सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि 1940s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद जो सेल के और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज थे उनको भी स्टडी करना आसान हो गया था।
इनफैक्ट उनकी स्टडी स्टार्ट ही हुई थी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके बाद हमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि इनका नाम है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्युलर यानी कि मैनी नंबर ऑफ सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जिसमें एक सिंगल सेल ही पूरी बॉडी को कंस्टिट्यूट करता है उसको कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर के बॉडी को बनाते हैं उसे कहते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि उसमें एक सिंगल सेल ही पूरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो वो जो सिंगल सेल होता है वो एनवायरनमेंट के कंप्लीटली कांटेक्ट में होता है। वेयर एज इन अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी में ही नियर अबाउट 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, तो इतने सारे सेल्स का डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कनेक्ट होना इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसमें एक पर्टिकुलर लेयर ही सेल्स की एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होती है, बाकी सभी सेल्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल होता है इसलिए उनमें कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, सारा काम एक ही सेल को करना पड़ता है। लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि बहुत सारे सेल्स होते हैं तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल को इंजरी पहुंच जाए तो सेल की, या फिर क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। वेयर एज अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक इनफैक्ट कुछ 100 या 1000 सेल्स को इंजरी हो जाए या वो खराब भी हो जाए तो ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंडर ही स्टडी और ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। वेयर एज जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। वेयर एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं सभी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। इसके बाद हमें बताया गया है इस चैप्टर में कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो सारे सेल्स होते हैं वो एक सिंगल टाइप के नहीं होते, बल्कि डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे कि हार्ट में जो सेल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे उन सेल्स से जो सेल्स हमें बोन में मिलते हैं या जो सेल्स हमें ब्रेन में मिलते हैं। तो आपस में इन सभी सेल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है और ये सभी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होते हैं। जो सेल्स हार्ट में मिलते हैं उनका मेन फंक्शन होता है ब्लड पंप करना, लेकिन जो सेल्स हमें स्टमक में मिलते हैं उनका मेन फंक्शन होता है खाना डाइजेस्ट करना। सो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द सेल ईच सेल हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। इससे अगली हेडिंग जो हमें बुक में दी हुई है वो ये है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, यानी कि एक सेल बना किस चीज से हुआ है। तो बेसिकली जो एक सेल है वो मेनली 3 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहली चीज साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा जो इन दोनों को कवर करके रखे वो है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कहीं कहीं पर हमें ये भी मिल सकता है कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, यानी कि एक सेल किस चीज से बना है, तो वो सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का वही मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि बेसिकली एक सेल में 3 ही स्ट्रक्चर्स हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इन चारों में से किसी भी नाम से इसके बारे में पूछा जा सकता है। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जो सेपरेट करती है सेल के इनर एनवायरनमेंट को उसके आउटर एनवायरनमेंट से। तो फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं?
हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलाउ करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर होना चाहिए और कौन सा मटेरियल सेल के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गैसेस, कोई भी गैस जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर या बाहर कैसे मूव करती है। सो द प्रोसीजर विद विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब होता है the movement of the substance from a region of high concentration to a lower concentration। यानी कि एक सब्सटेंस, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है, उसका मूवमेंट एक ऐसी जगह से जहां पर वो हायर कंसंट्रेशन में है उधर जाना जहां उसकी कंसंट्रेशन लो है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है और अब ऑक्सीजन को अंदर एंटर करना है, तो अगर जो सेल के बाहर ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो सेल के अंदर ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तभी जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर एंटर कर पाएगी। सिमिलर इज विद द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारे पास एक सेल है और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है उस कंसंट्रेशन के जो कि सेल के बाहर है। तो इस डिफरेंशिएशन इन कंसंट्रेशन से जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा है से जहां कंसंट्रेशन कम है वहां की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि CO2 का मूवमेंट सेल के अंदर से जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर हो जाएगा जहां कंसंट्रेशन CO2 की कम है। सो इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन अ सेल। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि गैसेस सेल के अंदर और बाहर कैसे मूव कर रही है, सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। जो गैसेस का मूवमेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज नोन एज डिफ्यूजन। Similarly, the movement of water inside and outside of the cell is known as osmosis। अब osmosis क्या होता है? Osmosis एक टाइप का diffusion ही है, यानी कि it will also occur from a region of high concentration to a region of low concentration। यानी कि वाटर का मूवमेंट भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा। लेकिन ऑस्मोसिस में हम फर्दर 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, जिसमें वाटर का मूवमेंट डिपेंड करता है कि वो अंदर से बाहर होगा या सेल के बाहर से अंदर की तरफ होगा। सो वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होगा या बाहर, ये डिपेंड करता है कि हमने सेल को किस तरह के सॉल्यूशन में रखा है। तो अगर हमने सेल को सिंपल वाटर में रखा, वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। लेकिन यहीं अगर हम प्योर वाटर ना लेकर कोई सॉल्यूशन ले लें, यानी कि वाटर में शुगर या सॉल्ट को मिक्स कर दें, तो मूवमेंट पर क्या असर पड़ेगा। अब अगर हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसमें सेल को डाल रहे हैं, तो उसमें भी जो हमेशा वाटर का मूवमेंट होगा वो एज पर द रूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा। लेकिन इसमें 3 केस हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर हमने सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वाटर में वो कम है इन कंपैरिजन टू द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। मतलब इसमें क्या होगा, जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है पानी की वो कम है और जो सेल के बाहर कंसंट्रेशन है पानी की वो ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल वाटर विल फ्लो inside and the cell will swell up। Similarly, अगर हमने सेल को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि जो कंसंट्रेशन सेल के अंदर है वाटर की वही सेम कंसंट्रेशन सेल के बाहर है वाटर की। तो इसमें जो सेल होगा वो ना ही तो स्वेल होगा और ना ही श्रिंक होगा, क्योंकि या तो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा नहीं, और अगर होगा तो वो जितना वाटर अंदर फ्लो होगा सेल के उतना ही वाटर बाहर आ जाएगा। एंड द थर्ड थिंग विच कुड हैपन इज इफ वी पुट द सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है कि जो हमने
सेल के बाहर का एनवायरनमेंट रखा है, यानी कि सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू जो वाटर कंसंट्रेशन है सेल के अंदर के। तो अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें जब हम सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो सेल के अंदर का वाटर है वो बाहर फ्लो हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो सेल है वो श्रंक हो जाएगा। अब इस चीज को मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक होगा या फिर स्वेल अप हो जाएगा। सिमिलरली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक होगा या स्वेल अप हो जाएगा। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे ही हमने बात करी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज समथिंग सिमिलर टू हिप्पो। हम सभी को पता है कि हिप्पोपोटामस एक फैट एनिमल है। सो दिस इज अ सिंपल वे टू रिमेंबर द थिंग कि अगर हम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा, और इससे उल्टा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि अगर हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा। जो हमारे घर में या हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं हम उनकी रूट्स को पानी देते हैं, तो कैसे वो पानी रूट्स से प्लांट में जाता है इज बाय ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर का कंसेंट्रेशन जो आउटर सॉइल होती है वहाँ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द सेल्स ऑफ द रूट। तो विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस जो वाटर होता है वो रूट्स के अंदर चला जाता है। एंड सिमिलर इज विद द केस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन इज यूज्ड। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि सबसे एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंडर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से ये हेल्प करती है सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को अपना फूड एनगल्फ करने में, जैसे कि एमीबा। एमीबा अपना फूड इसीलिए एनगल्फ कर पाता है क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, ना कि रिजिड। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होती तो एमीबा अपना फूड एनगल्फ ही नहीं कर पाता, और ये प्रोसेस जिससे एमीबा अपना फूड एनगल्फ करता है इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन से अगला पार्ट जो आता है वो होता है सेल वॉल। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे सेल वॉल कहाँ से आ गया। जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े थे सेल के, वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही होते हैं। लेकिन सेल में, यानी कि कोई भी सेल होगा इस दुनिया में, उसमें ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर तो होंगे ही होंगे। तो फिर सेल वॉल क्या है? तो सेल वॉल एक एडिशनल पार्ट है प्लांट के सेल्स का। दिस इज अ थिंग टू बी अंडरलाइन कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल्स में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होती बल्कि रिजिड होती है और प्लांट सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बेसिकली सेल वॉल प्लांट में होती क्यों है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। इट इज बिकॉज जो सेल वॉल है वो हेल्प कर रही है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? अगर जो प्लांट का वाटर है वो सारा उड़ जाए या फिर प्लांट में से निकल जाए, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, मे इट बी इवेपोरेशन और एनी अदर रीजन। तो जो प्लांट है उसके तो सारे के सारे सेल्स आपस में श्रिंक हो जाएंगे एंड द प्लांट में कोलैप्स। जो प्लांट है वो तो मुरझा जाएगा। लेकिन हमने ये देखा है कि जो प्लांट है अगर उसको 1 या 1.5-2 दिन पानी ना भी मिले तो भी जो प्लांट होता है वो रिजिडली स्टैंड करता है। It's just because of the presence of cell wall around the cell membrane of the cell। तो यहाँ तक हमारे सेल चैप्टर का सेल वॉल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी के पार्ट के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन हिट द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।